उत्तराखंड में भी मैंने सुना है कि गवर्नमेंट बहुत अच्छी सब्सिडी दे रही है। उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हम ट्राई करेंगे कि उसे हम फुलफ़िल करें। अच्छा, मान लीजिए कभी आपको कॉमेडी फिल्म बनानी हो तो आप किसे किसे कास्ट करना चाहेंगे? डेफ़िनिटली अरशद सर को आई वुड लव टू वर्क विद हिम। आई थिंक ही इज़ सुपर्ब, हिज़ कॉमिक टाइमिंग इज़ फैब। आश्रम की सक्सेस की जितनी उम्मीद थी उतनी सक्सेस मिली आश्रम? उससे कई ज़्यादा हमें उम्मीद नहीं थी ऑनेस्टली, बिकॉज़ लॉकडाउन में रिलीज़ हुई थी फर्स्ट पार्ट। माय फेवरेट हू आई रियली ड्रीम टू वर्क विद इज़ वरुण धवन। मुझे वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हुज़ूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, हुज़ूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, खुले आम आँचल ना लहरा के चलिए, हुज़ूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए। नमस्कार, रॉ एंड रियल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे मेहमान से मिलवा रहे हैं जो नौजवान हैं और आज के युवाओं के लिए एक प्रेरणा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिशा झा की, जो प्रकाश झा और दीप्ति नवल की इकलौती बेटी हैं। दीप्ति नवल अपने वक्त की बहुत कामयाब हीरोइन रही हैं और प्रकाश झा साहब का नाम किसी से अनजान नहीं है। ये उन नौजवानों के लिए एक प्रेरणा है जो फिल्मों की दुनिया में, ओटीटी की दुनिया में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और अपना सपना सिर्फ बॉलीवुड को मानते हैं। दिशा, आपका थैंक हमारे यू, स्टूडियो में थैंक यू। स्वागत है। और आप एक नौजवान निर्माता हैं, प्रकाश झा साहब की, दीप्ति नवल साहब मैम की इकलौती बेटी हैं। तो फिल्मों की तरफ रुख बाय डिफ़ॉल्ट हुआ या खुद चाहती थी? नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट हुआ। जब मैं बड़ी हो रही थी तब वो माहौल था, मतलब मैं बोर्डिंग में थी, बट जब छुट्टियों पे आती थी तो हमेशा कोई ना कोई शूट चल रहा होता था डैड का, तो वो थोड़ा था, तो पता तो था कि यही करना है। वो स्कूलिंग ख़त्म होते-होते मैंने डिसाइड कर लिया था कि यही मेरी फ़ील्ड होगी। तो मैंने ट्राई सब किया, जैसे डायरेक्शन में, कॉस्ट्यूम में, आर्ट में, एडी बन के सब कुछ ट्राई किया था, हर डिपार्टमेंट में काम किया, बट मुझे प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा पसंद आया। तो फिर मैंने फाइनली चक्रव्यूह करके एक फ़िल्म बनाई थी, तब मैंने शिफ्ट किया डायरेक्शन टेक्निकल नॉलेज से, मैंने प्रोडक्शन टेकअप किया और उसमें मुझे बहुत मज़ा आया। लाइक तो फिर चक्रव्यूह और सत्याग्रह में मैंने प्रोडक्शन मैनेजर करके असिस्ट किया था। इंडियन सिनेमा की सुपरहिट फिल्म थी राजनीति। जी, राजनीति से आपने शुरुआत की जी। और राजनीति पे बनी कोई भी सुपरहिट फिल्म में राजनीति का नाम टॉप 3 फिल्मों में लिया जाता है। तो राजनीति में आप सुपरवाइज़र थी, हाँ। कॉस्ट्यूम सुपरवाइज़र थीं और उसमें आपने बड़े-बड़े एक्टर्स के लिए कॉस्ट्यूम प्लान किए। जी। तो उस वक़्त का जो एक्सपीरियंस था, क्योंकि आपके सामने बड़े-बड़े आर्टिस्ट थे, अजय देवगन, मनोज वाजपेयी, अर्जुन रामपाल, नाना पाटेकर, तो इन सब से आप पहली बार रूबरू हुई और आपकी मर्ज़ी से उन लोगों ने कॉस्ट्यूम पहने। जी, मेरी मर्ज़ी से नहीं, बट हाँ, वो एक प्रोसेस होता है जहाँ डायरेक्टर मिलके कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के साथ पहले ही लुक डिसाइड की जाती है। तो इट एक्सपीरियंस तो था ही, बिकॉज़ राजनीति मेरे लिए भी वो वाली, जैसे आप इन ऑ होते हो किसी चीज़ के लिए, तो मैं भी उस सेट पे इतने बड़े माहौल में फॉर द फर्स्ट टाइम ही काम कर रही थी, क्योंकि उसके पहले गंगाजल और अपहरण के समय मैं स्कूल में थी, मेरे 10th और 12th के बोर्ड्स चल रहे थे। तो मतलब डैड को भी उस तरीके से देखना कि अच्छा 5,000 लोग खड़े हैं और सब उनकी बात सुन रहे हैं, और इतने बड़े कलाकारों के साथ, तो मैंने भी उनको उस तरीके से उस समय फॉर द फर्स्ट टाइम महसूस किया कि एक पिता होने के नाते वो जो आप देखते हो कि अच्छा, मतलब इतने लोग इनको मानते हैं, तो उस टाइप का वो एक्सपीरियंस मेरा भी फर्स्ट टाइम ही था। तो बहुत मज़ा आया, एंड वो मेरी बहुत ही दिल के बहुत ही करीब फ़िल्म थी। जैसे कहते हैं ना कि खून पसीना दिया हो आपने किसी फ़िल्म में, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा हम सब ने मेहनत की थी। तो कभी पापा की डाँट पड़ी वहाँ हाँ, सेट पे? हाँ, हाँ, बहुत ज़्यादा, वो डाँटते हैं। किन-किन मुद्दों पे डाँट पड़ती थी?
होता जैसे एक ही अभी किस्सा याद आ रहा है कि अ, कोई एक सीन था जहाँ सारे एक्टर्स थे, वो वाला सीन था जहाँ सब बैठक थी, नाना थे, मनोज सर थे, अजय सर थे, सब थे। और वो आई थिंक अजय सर को कोई सीट मांगने आते हैं और अर्जुन सर कहते हैं नहीं, फिर मनोज सर उनको ले लेते हैं अपने टीम में। तो उस सीन में आई थिंक उनकी दाढ़ी की कंटिन्यूटी गलत हो गई थी, शायद दाढ़ी थी और क्लीन शेव आए थे उस टाइप का कुछ, और वो कंटिन्यूटी देखना मेरा काम था। तो वो मैं भूल गई थी बताना कि इसमें शायद स्टबल होना चाहिए था, तो वो रीशूट करना पड़ा हमें। बट तो हाँ, तो वो रीशूट करना पड़ा, इस वजह से थोड़ा बहुत डांट तो पड़ी थी। बट अच्छा, उसके बाद में एक के बाद एक जब प्रोजेक्ट हिट होते चले गए तो पापा ने पीठ थपथपाई? हाँ, बिल्कुल, वो जब अच्छा काम करते हैं तो तो किस प्रोजेक्ट पे पीठ थपथपाई और क्या चीज़ उन्हें पसंद आई आपकी? राजनीति से एक्चुअली आई थिंक वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि राजनीति के बाद मेरा फर्स्ट ट्रिप टू लंदन उन्होंने मुझे ले गए थे अपने साथ। उसके पहले मैं आई डोंट थिंक कि अब्रॉड गई थी। तो राजनीति के बाद हम गए थे, इट वाज लाइक अ फैमिली वेकेशन। और मेरा फर्स्ट मुझे याद है लाइक मुझे बैग्स और शूज़ का बहुत शौक है। तो मेरा फर्स्ट लुई विटॉन बैग उन्होंने ख़रीद के दिया था उस समय, राजनीति के समय। तो मेरा प्राइज़ पोज़ेशन है अभी भी मेरे कबर्ड में, उसको बहुत अच्छे से सजा के रखा है। तो हाँ, आई थिंक वो मेरे काम से खुश थे, इसी वजह से तोहफ़े मिले। अच्छा, जियो स्टूडियो ने आपके साथ एक प्रोजेक्ट किया है लाल बत्ती, तो दिशा जैसी यंग प्रोड्यूसर है उसमें, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा और कब तक लोगों को देखने के लिए मिलेगा? अभी लाल बत्ती का नाम बदल के संकल्प हो गया है, और आई थिंक नेक्स्ट ईयर आनी चाहिए। उसमें भी बहुत अच्छे सब लोग जुड़े हैं, नाना सर हैं, संजय कपूर है, नीरज कवि है, ज़ीशान अयूब है, कुबरा सेठ है। तो वो सर ने ही डायरेक्ट किया है। सो आई मीन मैं आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर इट बहुत टाइम से। अभी हमने शूटिंग तो कर ली थी इसका, 2 साल हो गए हैं। तो अभी वेट तो कर रहे हैं सब लोग बहुत बेसब्री से कि आ जाए। अच्छा, किस टॉपिक पे आपको फ़िल्म करने का मन है कि मैं इस टॉपिक पे कोई सुपरहिट फ़िल्म करूँ अपनी मर्ज़ी से? अभी बहुत सारे ऐसे एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स पे हम इस वक्त काम कर रहे हैं प्रोडक्शन में, बिकॉज सर तो बहुत ही लिमिटेड, अपना उनको जो कहानी कहनी होती है वही डायरेक्ट करते हैं, वही लिखते हैं और वही आगे वो बनाते हैं। बट प्रोडक्शन में बहुत इंटरेस्टिंग अलग अलग किस्म की स्क्रिप्ट्स आई हैं, और कुछ इन हाउस है, कुछ हमने डेवलप कराई, कुछ हमने एसोसिएट किए हैं दूसरे कलाकारों के साथ, उनको साइन वगैरह करके रखा है। तो वो सारे ही अलग जॉनर्स के हैं, कुछ एक हॉरर है, एक स्लाइस ऑफ लाइफ है। तो बहुत ही डिफरेंट लोगों के साथ जुड़ना हुआ है हाल ही में। और बिकॉज ऑफ द वेब ऑल्सो इतना खुल गया है, तो अलग अलग तरह के स्क्रिप्ट्स पे हम इस वक्त काम कर रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इनिशियल स्टेज पे है, इसलिए कुछ कहना ये होगा। बट मुझे स्लाइस ऑफ लाइफ, रोम कॉम, लाइट हार्टेड चीज़ें पे ज़्यादा झुकाव है, मैंने वो ज़्यादा मुझे पसंद आता है कहना। कोई भी कहानी जो दिल को छू जाए, वो आई थिंक। कॉमेडी पे आप बहुत कम फ़ोकस करते हैं। कॉमेडी ऐसी कोई ख़ास मेरे पास इस वक़्त आई नहीं है, बट या आई डू एन्जॉय, मैं देखती हूँ। मुझे गोलमाल के सारे मतलब पार्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे, और मैं बहुत ही ज़्यादा हँसती हूँ जभी भी देखती हूँ। तो बट मेरे पास आई नहीं, शायद उनको ऐसा लगता है वो ब्रांड के वजह से, क्योंकि हम लोग एक सीरियस ब्रांड है, तो मेरे पास ज़्यादा कॉमेडी फ़िल्म आती नहीं है। तो इस सोच को तोड़ना चाहेंगे आप? बिल्कुल, बिल्कुल। एंड अगर कुछ ऐसे मेरे पास हो, आई आई वुड लव टू मेक इट, ताकि ये सोच टूटे। मैं इसलिए भी थोड़े, बिकॉज़ डैड का एकदम वो सीरियस पॉलिटिकल इतना रहा है, तो मैं जो प्रोडक्शन में स्क्रिप्ट्स चुनती भी हूँ, वो थोड़े लाइट हार्टेड, थोड़े आज की कहानियाँ, जिससे यूथ कनेक्ट कर पाए। मोस्टली मेरे स्क्रिप्ट्स वैसे ही हैं। अभी मोस्ट ओटीटी के स्क्रिप्ट्स भी हैं, जो काफ़ी अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स के साथ अभी बहुत ही एडवांस स्टेजेस पे है, तो इसलिए मैं अब नेम नहीं कर सकती। और प्रोडक्शन में भी बहुत सारी फ़िल्में हैं जो अभी चल रही है। बतौर डायरेक्टर अगला कदम क्या है आपका? नहीं, मैं डायरेक्टर तो कभी ऐसा सोचा नहीं कि करूँगी। तो मुझे प्रोडक्शन में ही काफ़ी मज़ा आता है। तो प्रोड्यूस करती हूँ मैं फ़िल्में और वेब शोज़। तो ये जो हॉलीवुड और बॉलीवुड
के बीच का जो फासला है, तो इसे दूर करने की कभी मन में आई आपके कि बॉलीवुड स्टाइल की फिल्में बनाई जाएं, हॉलीवुड स्टाइल की? नहीं, ऐसा नहीं, मैं हम इंस्पायर ज़रूर होते हैं। जैसे एक मैंने बहुत अच्छी फ़िल्म देखी थी रायन गॉसलिंग की, नाम भूल रही हूँ मैं। आई थिंक इट वाज़ एक इसके ऊपर था, फाइट मास्टर के ऊपर, नाम याद नहीं आ रहा मुझे। तो वो एक टिपिकल बॉलीवुड मसाला फ़िल्म है। जब मैंने वो देखी थी तो मैंने 2-3 स्टूडियो से बात भी की थी कि इसके राइट्स लेके, बिकॉज़ इट्स अ टोटल मसाला बॉलीवुड फ़िल्म एंड इट कैन ईज़िली बी अडैप्टेड। तो वो था, बट ऐसा नहीं है कि उनके जैसे कॉपी करके कुछ बनाना, वैसा नहीं रहा है। बिकॉज़ आई थिंक इंडिया के अपने खुद के इतने रिच कहानियाँ हैं, तो और बहुत ही इंटरेस्टिंग समय है इस वक्त, क्योंकि आप सब तरह की कहानियाँ कह सकते हैं, चाहे वेब हो, फिल्म हो। तो आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस राइट नाउ टू बी इन दिस इंडस्ट्री। बतौर प्रोड्यूसर, आप जहाँ कहीं भी शूट करती हैं बॉम्बे से बाहर, तो वहाँ सरकारों से आप क्या क्या उम्मीद करती हैं? क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, क्या फैसिलिटी होनी चाहिए सरकारों से, जिससे कि आपको फिल्म प्रोडक्शन में कॉस्ट कम आए, मदद ज़्यादा मिले? मोस्टली हमने एमपी में किया है और एमपी हैज़ बिन वेरी सपोर्टिव। उन लोग सब्सिडी भी अब देते हैं, और आई थिंक वहाँ एमपी इज़ सो रिच इन थिएटर इटसेल्फ। जैसे हमने जितने भी फिल्में की हैं, हमने लोकल एक्टर्स को कास्ट किया है, तो दे आर वेरी रिच इन थिएटर। उन लोग काफ़ी ट्रेंड है, और शूटिंग का थोड़ा बहुत समझा के उन लोग समझ जाते हैं। तो जो गवर्नमेंट से सपोर्ट होता है कि हमें लोकेशंस ईज़िली मिल जाती है, पुलिस बहुत ही ज़्यादा सहयोग में रहती है, और आई थिंक लोग अभी यूज्ड टू है, शूट हो रहा है, सो दे डोंट डिस्टर्ब यू। उन लोग आप अपना काम करने देते हैं। और इवन एक्टर्स से, मतलब उनको बोल दो कि मतलब कॉस्ट्यूम में पिक्चर्स ना लो, तो वो समझ जाते हैं। इवन अगर आजकल ऐसे सब कुछ सोशल मीडिया पे इतनी जल्दी आ जाता है, बट पीपल डू अंडरस्टैंड, एंड इतनी उम्मीद रहती है, और तो मतलब सब कुछ ऐसे आसानी से हो जाए, आपकी स्केड्यूल कंप्लीट हो जाए, डिस्टर्ब ना हो, बस उतनी ही रहती है, और आप कुछ नहीं। अगला प्रोजेक्ट उत्तराखंड में प्लान कर रही हैं? जी, एक छोटी फिल्म है जो हम उत्तराखंड में प्लान कर रहे हैं, जो नवंबर में शूट होगी। अ, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से क्या उम्मीद करते हैं आप? नहीं, ऐसी मतलब आई एम हियरिंग, अभी उत्तराखंड में भी मैंने सुना है कि गवर्नमेंट बहुत अच्छी सब्सिडी दे रही है। उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हम ट्राई करेंगे कि उसे हम फुलफ़िल करें, ताकि हमारा वो क्राइटेरिया हो। बट या आई थिंक यहाँ भी बहुत सारे शूट्स हो रहे हैं, देहरादून, एंड मैं इतना सुन रही हूँ मसूरी में। सो आई थिंक पब्लिक यहाँ भी बहुत ही यूज्ड टू, बहुत ही कोऑपरेटिव है। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा, मैं आ रही हूँ यहाँ 20 नवंबर से। एक छोटी सी फिल्म है जो हम यहाँ सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं। सो सेम, आई होप कि अच्छे से हो जाए सब स्केड्यूल। अच्छा, लोकेशंस तो बहुत ही सुंदर है। अच्छा, जो नए बच्चे हैं फिल्म प्रोडक्शन में अपना कैरियर देखते हैं, तो उन्हें किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए फिल्म प्रोडक्शन में अपना करियर बनाने के लिए? पहले तो कहीं पे भी उनको असिस्ट करना चाहिए कुछ सालों तक, और जितना प्रैक्टिकल, बिकॉज प्रोडक्शन इज़ जस्ट लाइक स्ट्रैटेजिक नॉलेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एवरीथिंग। सो जितना वो सेट पे रहेंगे और समझेंगे कि कैसे क्या, वैनिटीज़ कहाँ लगानी है, खाना सबको कम नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा क्रू है, सब कंफर्टेबल होने चाहिए, सब अपने घर से दूर आते हैं, हेक्टिक होता है स्केड्यूल, कभी गर्मी होती है, कभी ठंड होती है, और 40-45 डेज़, 50 डेज़, अभी कभी कभी ज़्यादा भी होता है। तो आई थिंक उस माहौल में अगर आप ट्रेनिंग लो अच्छे से, तो देन यू विल बी वेल इक्विप्ड कि आप एक पूरा सेट अच्छे से संभाल सकते हो, अपने अंदर 1-2 असिस्टेंट्स रख के। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप सब सीख लोगे। अच्छा, बहुत से इंस्टीट्यूट खुले हैं फिल्म प्रोडक्शन से रिलेटेड, तो ये इंस्टीट्यूट बच्चों को कुछ सिखाते भी हैं या सिर्फ डिग्री डिग्री देते हैं? नहीं, नहीं, बिल्कुल सिखाती भी है, प्रोडक्शन भी सिखाती है जी। और अब प्रोडक्शन में 3 पार्ट्स, जैसे प्री प्रोडक्शन हो गया, व्हिच इज़ मोर लाइक प्लानिंग लोकेशंस, देन ऑन शूट हो गया, और एक पोस्ट प्रोडक्शन है जो काफ़ी टेक्निकल नॉलेज है, बिकॉज़ उसमें वो डीआई, ये सब बहुत सारे डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, तो वो तो डेफ़िनेटली आपको किसी इंस्टीट्यूट से जुड़ के सीखना चाहिए। तो और डायरेक्शन के अलग कोर्सेज़ होते हैं, एक्टिंग के बहुत अच्छे-अच्छे कोर्सेज़ मैं सुन रही हूँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स कर रहे हैं। तो आई डेफ़िनेटली थिंक इट हेल्प्स। अगर इट्स अगर आप प्रोड्यूसर नहीं होती तो क्या होती?
तो मैं गायक होती, क्योंकि मैंने हिंदुस्तानी क्लासिकल में ट्रेनिंग की हुई है और मुझे हमेशा से पहले शौक़ था कि मैं प्लेबैक सिंगिंग करूं। बट फिर इस काम में, प्रोडक्शन में, ये सब में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई, तो मेरा रियाज़ ये सब छूट गया है। अभी थोड़ा काम, थोड़ा एक दो साल और सेटल हो जाए तो फिर मैं वापस रिवाइव करना चाहूँगी और मैं फिर गाना को सीरियसली लेना चाहूँगी। तो हम चाहेंगे प्रकाश झा और दीप्ति नवल की बेटी हमारे दर्शकों को कुछ गुनगुना नहीं के नहीं सुनाए। नहीं, अभी नहीं, अभी क्योंकि वो बिल्कुल मेरी आवाज़ पे मैंने कुछ सालों से रियाज़ नहीं किया है। हमने कुछ गुनगुना के सुनाए। अच्छा, एक बहुत ही पुराना गाना इस वक्त याद आ रहा है, तो मैं 2 लाइन। हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए। शानदार। थैंक यू। तो इसका मतलब कि फ्यूचर में कभी भी आपकी आवाज़ प्लेबैक सिंगर के तौर पे आई विश, सुन। आई होप कि ऐसा हो, बिल्कुल। तो मम्मी क्या चाहती थी? मम्मी मम्मी ज़्यादा मेरे काम में इतना ये नहीं दखल देती है, जैसे जो मैं चाहूँ तो वो उसी में खुश है। तो उनको थोड़ा लगता है कि प्रोडक्शन स्ट्रेसफुल है, बिकॉज़ हेल्थ रिलेटेड आप हमेशा ही ऑड आवर्स होते हैं, कभी स्टूडियो में, कभी यहाँ, कभी आप कुछ खा रहे हो कुछ, तो उनको ऐसे लगता है कि हेल्थ पे बनाती है, प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक है। बट शी अंडरस्टैंड्स दैट आई लव माई जॉब, सो शी इज़ ओके विथ इट। अच्छा, मान लीजिए कभी आपको कॉमेडी फिल्म बनानी हो तो आप किसे किसे कास्ट करना चाहेंगे? Definitely Arshad sir ko. I would love to work with him. I think he's superb. His comic timing is fab. In fact, even Ajay sir, जैसे कि है वो सीरियस टाइप, बट उनका भी कॉमिक मतलब गोलमाल में तो बहुत ही ज़्यादा कमाल के थे। तो सेट पर कौन कौन से आर्टिस्ट ऐसे रहे कि जो देखने में काफ़ी सीरियस लगते हो मगर बहुत फनी स्टाइल सेट पे आपको देखना? इवन नाना सर काफ़ी ही चिल्ड आउट है, डिस्पाइट ऑफ द इम्प्रेशन ही मे कैरी। तो उनके साथ भी काफ़ी मज़ा आया। और अभी हाल ही में मैं लाल बत्ती का ही ज़्यादा रेफरेंस दे सकती हूँ, बिकॉज़ अभी हाल ही में वही शूट हुआ। बट इवन आश्रम की गैंग काफ़ी, मतलब मैं शूट पे बहुत कम थी आश्रम में, बट उन लोग भी सब बहुत काफ़ी मज़ेदार रहा है उनके साथ भी पूरी जर्नी। आश्रम में क्या भूमिका अदा की आपने? मैं आई वाज़ नॉट अ पार्ट, मैंने काम नहीं किया आश्रम पे। बट क्योंकि प्रोडक्शन की थी तो ऑब्वियसली काम तो रहता ही है, जैसे रिलीज़ के बाद पब्लिसिटी ये सब, वो तो थोड़ा बहुत देखा, बट मैं सेट पे नहीं थी। आश्रम की सक्सेस की जितनी उम्मीद थी उतनी सक्सेस मिली आश्रम? उससे कई ज़्यादा हमें उम्मीद नहीं थी ऑनेस्टली, बिकॉज़ लॉकडाउन में रिलीज़ हुई थी फर्स्ट पार्ट। तो हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इतना बड़ा वो कुछ कल्ट टाइप बन जाएगा। और फिर मतलब सारे एक्टर्स को भी, इवन बॉबी सर को इतने अच्छे से मतलब रिसीव किया गया ऑडियंस से, बहुत सारा प्यार मिला है उस शो को। तो बीइंग ए प्रोड्यूसर, जो लाल बत्ती आपने शुरू की तो इसमें पापा का कितना रोल रहा? उन्होंने डायरेक्ट की है लाल बत्ती, तो जिसका नाम अब संकल्प है, उन्होंने डायरेक्ट की है। तो प्रोड्यूसर होने के नाते डायरेक्टर को हड़काया? नहीं, ज़्यादा नहीं, वो बहुत ही प्रोडक्शन फ्रेंडली डायरेक्टर हैं। वो ज़्यादा मतलब जितना चाहिए उतना ही शूट करेंगे, बिकॉज़ वो एडिटर भी खुद मतलब रह चुके हैं, तो उनको पता रहता है, एक्स्ट्रा डेज़ नहीं लेते, एकदम कट टू कट शूट करते हैं। डायरेक्टर प्रोड्यूसर पे हावी रहता है या प्रोड्यूसर डायरेक्टर पे हावी रहता है? प्रोड्यूसर डायरेक्टर पे हमेशा हावी रहता है, बट यहाँ पे डायरेक्टर ही हावी थे सब पे। बट इट वाज़ फन, मैंने अच्छे से हो गया था सब। किस किस डायरेक्टर के साथ आपको काम करके अच्छा लगा? जैसे प्रोडक्शन में जो फ़िल्में बनी हैं, हमने एक फ़िल्म बनाई थी सुधीर मिश्रा के साथ, तो वो भी काफ़ी अच्छे हैं, उनके साथ मैंने थोड़ा बहुत वक़्त गुज़ारा है। और एक हमने जो फ्रॉड से यहाँ बनाई थी, वो एक नए डायरेक्टर थे, उनका नाम सौरभ श्रीवास्तव था। तो उनके साथ भी काम करके काफ़ी, ही वाज़ अ न्यू, काफ़ी उनका सेकंड ही फ़िल्म था आई थिंक, तो उनके साथ भी अच्छा एक्सपीरियंस था। अभी अगेन देन लाल बत्ती तो सर ने की, अभी जो फ़िल्में आएँगी और जो शोज़ आएँगे उसमें काफ़ी नए-नए डायरेक्टर्स के साथ कोलैब कर रहे हैं, तो तब ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। फ्रॉड सैया का थीम क्या था और
फ्रॉड आपके दिल के कितने करीब है वो फिल्म? फ्रॉड से यहाँ एक्चुअली एक न्यूज़पेपर आर्टिकल था, यूपी का था, कि एक लड़का था और वो अलग अलग स्टेट्स में जाके हर लड़की से शादी कर रहा था जस्ट फॉर हिज सर्वाइवल। तो उस पे बेस्ड थी ये कहानी और उसको हमने थोड़ा कॉमिकल जैसे थोड़ा फन एलिमेंट डाल के वैसे बनाई थी। तो इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स था जो हो रहा है सोसाइटी में, बस उसी पे था, बट इट वाज नॉट लाइक अ सीरियस टेक, इट वाज अ वेरी फन उस टाइप का। अरशद सर थे तो बहुत ही, मतलब वो भी बहुत ही अच्छे एक्टर है, तो काफ़ी मज़ा आया उनके साथ। बीइंग ए प्रोड्यूसर, किस किस स्टार के साथ काम करना चाहेंगी, किस किस आर्टिस्ट के साथ काम करने की इच्छा है कि उन बीइंग ए प्रोड्यूसर उसके साथ मुझे तो सबके साथ काम करना है। अभी तो मैं वही कह रही हूँ कि वेब में भी और मूवीज़ में भी इतनी इंटरेस्टिंग जगह है इस वक्त, कितने अच्छे एक्टर्स आए हैं और मतलब सबके लिए इतना सारा काम है, तो आई वुड लव टू कोलैबोरेट विथ एवरीबडी। बट माई फेवरेट हु आई रियली ड्रीम टू वर्क विथ इज़ वरुण धवन। मुझे वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो आई होप कि मैं उतनी सक्सेसफुल बन जाऊँ कि मैं उनको उनके पास एक फ़िल्म ले जाऊँ और वो हाँ कहे, तो आई वुड लव टू वर्क विथ हिम। अच्छा, अपने पापा की ऐसी कौन सी फिल्म है जो आपके दिल के बहुत करीब है, और ऐसी कौन सी फिल्म है जो पापा को कहा हो कि ये फिल्म मुझे कतई पसंद नहीं है? मेरे दिल के करीब एक उन्होंने बहुत ही पहले, मेरे जन्म के पहले एक फ़िल्म बनाई थी और जो मैंने बहुत बाद में देखी, इट्स कॉल्ड परिणीति। परी। परिणीति। हम्म। उसमें कोई ऐसे नोन एक्टर तो मुझे याद नहीं, बट इट वाज अ राजस्थानी फोक पे आई थिंक बेस्ड थी, किसी किताब पे, वो भी नाम भूल गई हूँ। तो उसमें नंदिता दास थी जहाँ तक मुझे याद है, मैंने बहुत पहले देखी थी। और राजनीति भी मुझे बहुत पसंद है, और जो फिल्म नहीं पसंद आई मुझे उनकी वो थी आरक्षण और सत्याग्रह। थोड़ा मुझे लगा कि वो प्रीची हो गई है थोड़ी सी, बट अदर देन दैट उनकी सारी फिल्में मुझे अच्छी लगती है। पापा के अलावा और कौन कौन डायरेक्टर आपको पसंद है? मुझे आई एडमायर सो मेनी ऑफ देम। अभी लाइक अनुराग कश्यप मुझे बहुत पसंद है, मुझे गैंग्स ऑफ वासेपुर बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। मेरा ऑल टाइम फेवरेट फिल्म देवदास है जो संजय लीला बंसाली की बनी हुई, वो मेरी फेवरेट फिल्म है। और बहुत सारे अभी बहुत ही यंग फ्रेश टैलेंट्स आए हैं, तो मुझे सब, मैं सबका काम देखती हूँ और मोस्ट ऑफ देम मुझे अच्छा। TVF बहुत इंटरेस्टिंग काम कर रहा है, मुझे उनके एक एक शोज़ पसंद आते हैं जो भी वो बना रहे हैं, तो आई एम अ बिग फैन ऑफ देयर कंटेंट। अच्छा, जैसे पहले सिनेमा एकमात्र माध्यम था प्रोड्यूसर्स के लिए आमदनी का, लेकिन अब बहुत सारी विंडो खुल गई हैं। OTT, टीवी चैनल, सैटेलाइट चैनल्स है, तो आपको कौन सा माध्यम सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है कि हाँ, इस माध्यम से प्रोड्यूसर्स के रास्ते काफ़ी खुले हैं? OTT के आने से खुले तो हैं, बट आई थिंक एवरीबडी, सबको अपने आप को बड़े पर्दे पे और अपना नाम बड़े बड़े पर्दे पे ही देखना पसंद आता है। तो वो जो एक सिनेमा का क्रेज़ है, जो मूवी लाइक अ बिग स्क्रीन, वो आई थिंक हर कोई इंडस्ट्री में, हर किसी के दिल में वो है तो ज़रूर। तो आई डोंट थिंक कि वो जाएगा। यानी कि OTT भले ही जितना मजबूत हो जाए, बड़ा पर्दा रहेगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बट OTT से देखो आप बहुत अलग-अलग तरीके की कहानियाँ कह सकते हो, जो आप हर चीज़ बड़े पर्दे पे आप नहीं कह सकते। और अभी वो भी एक हो गया है कि बजट वाइज़ वो भी एक दूसरा एवेन्यू मिल गया है आपको, कि सपोज़ किसी पर्टिकुलर एक्टर के साथ आप इतनी बड़ी ओपनिंग आपको मिल जाएगी, बट पर्टिकुलर एक्टर के साथ आपको नहीं मिलेगी, तो आप उसको OTT पे ले आओ। तो उस टाइम मतलब आप अपनी चीज़ें बना के, अभी आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है कि आप यहाँ पे भी दे सकते हो, अगर थिएट्रिकल नहीं ही मिल रही है तो आप डायरेक्ट टू OTT दे सकते हो, तो उस तरीके से काफ़ी आई थिंक एवेन्यूज़ खुल गए हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये जो बहुत सारे ग्लैमर शोज़ होते हैं, ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं, मिस उत्तराखंड, मिस इंडिया, मिस छत्तीसगढ़, मिस दिल्ली, इसमें जो लड़कियां रैंप पर चलती हैं, और जैसे ये शो ख़त्म होता है, शो ख़त्म होने के बाद में किसी का भी आप इंटरव्यू करते हैं तो वो बॉलीवुड की हीरोइन बनना चाहती है। तो ये जो ग्लैमर कॉन्टेस्ट हैं, ब्यूटी कॉन्टेस्ट हैं, बॉलीवुड के लिए कितने उपयोगी हैं, और इसमें जो लड़कियां हैं कितनी कामयाब हो पाती हैं? अम, हाँ, मतलब उनको एक प्लेटफ़ॉर्म मिल जाता है।
तो अगर वो जीत जाती हैं तो थोड़ा बहुत नाम हो जाता है, उससे उनको काफ़ी वो मिल जाता है कि एक टाइटल के वजह से आप किसी को अप्रोच करने में ईज़ी हो जाता है कि हाँ, हमने ये जीता है। तो लोग आपको फिर थोड़ा उस तरीके में बहुत सारे टैलेंट मैनेजमेंट्स हैं जो कि मिस इंडिया या जो भी ऐसे आप टाइटल जीतो तो उनको अपने अंडर लेके थोड़ा बहुत ट्रेनिंग देके उनके लिए काम उन लोग मार्केट से थोड़ा फेच भी करते हैं। तो इस तरीके में उनको डेफ़िनेटली एक ओपनिंग तो मिल जाती है। जब आप कहीं शूटिंग प्लान करते हैं तो प्रोड्यूसर होने के नाते आपका मेन टारगेट होता है कॉस्ट कम से कम आए। जी। तो किसी भी स्टेट में शूटिंग करने से पहले आप किन-किन बिंदुओं पर फ़ोकस करते हैं और उसके बाद में लोकेशन डिसाइड करते वक़्त क्या चीज़ ज़हन में होती है प्रोड्यूसर के? जैसे मोस्टली सर जैसे मेरे डैड वो बिहार बेस्ड कहानियाँ बोलते हैं। बट अभी बिहार थोड़ा शुरू हुआ है शूटिंग्स वहाँ, पर हमने मोस्टली बिहार को हमेशा एमपी में चीट किया है। तो इट्स बिकॉज़ वहाँ पे इट्स दिस एक ही तरह का लुक है। सबसे पहले तो लुक मैच करना चाहिए जो आप विजुअलाइज़ कर रहे हो। तो वो अगर आपको मिल गया एंड अभी ये जो नया गवर्नमेंट हर स्टेट के गवर्नमेंट ने सब्सिडी देना बिकॉज़ ऑफ वो शुरू किया है, दैट मेक्स इट ईज़ी आपके प्रोडक्शन कॉस्ट पे बहुत ही ज़्यादा वो हेल्प हो जाता है। बिकॉज़ आपको वो रिटर्न भले बाद में आए बट वो एक है कि आ जाएगा। तो उस तरीके में वो भी अभी कंसिडरेशन में हम लोग लेके एज़ प्रोड्यूसर्स लेके चलते हैं कि इतना हुँ। इन्वेस्टमेंट है तो वी डू सी दैट दिस मच विल कम बैक। सो देन दैट बिकम्स ईज़ियर फॉर अस टू चूज़ स्टेट्स उस हिसाब से, अगर आपकी लोकेशन मैच होती है तो। अगर हम कोई फ़िल्म का प्रोजेक्ट कम बजट में करना चाहें, क्योंकि टेक्निकल कॉस्ट लगभग सेम आती है, हुँ। तो कितने करोड़ आदमी प्लान कर सकते हैं कि इतने करोड़ में एक अच्छी फ़िल्म बन सकती है? मेगा स्टार्स वाली नहीं, नॉर्मल नए कलाकार को लेकर। डिपेंड डिपेंड करता है। आप 3 में भी बना लो, 5 में भी बना लो, आपके पास जो बजट है तो आप उसमें कंफर्टेबली बना सकते हो तो बन जाएगी। लेकिन फ़िल्म बनाने के बाद में क्या-क्या समस्याएँ प्रोड्यूसर के सामने होती हैं? फ़िल्म बनाने के बाद में अगर स्पेशली अगर स्टार नहीं है उसमें, कोई नोन एक्टर नहीं है, तो उसको बेचने में थोड़ी तकलीफ़ आ सकती है कि आप कहाँ पे उसको मतलब अगर आप थिएट्रिकल करना चाहते हो तो वो अलग फ़ाइट है। तो अगर आपके पास एक भी नोन कलाकार नहीं है या इवन अगर ओटीटी, बिकॉज़ आज वही है जैसे इवन ओटीटी के पास आप जाओ तो डेफ़िनिटली 1-2 फेसेस अगर आपके पास हों, तो वो थोड़ा बेनिफिट तो करता है। ओटीटी पे फ़िल्म को रिलीज़ करना, अगर आप नोन फेस नहीं हैं, न्यूकमर के लिए सब्जेक्ट अच्छा है, प्रोडक्शन अच्छा है, तो चुनौतियाँ क्या-क्या होती है और कितना लंबा क्यू है? वो प्लेटफ़ॉर्म टू प्लेटफ़ॉर्म डिपेंड करता है और बिकॉज़ हर एक प्लेटफ़ॉर्म का जो मतलब जो पूरा ईयर का स्केड्यूल होता है वो काफ़ी एडवांस में ही प्लान हो जाता है। जैसे अभी 2026 का जो स्केड्यूल है वो अभी से ही मोस्ट ऑफ द प्लेटफ़ॉर्म्स का प्लान्ड है। तो वहाँ पे फिर ऑब्वियसली जाके हर एक प्लेटफ़ॉर्म को मिल के आपको दिखाना पड़ेगा, उन लोग व्यू करेंगे, जहाँ पे जो फिट होता है उस हिसाब से वो आपको बताएँगे कि ठीक है हमारे पास ये विंडो है या ये हम बिकॉज़ उनके अलग-अलग क्राइटेरिया होती है। अगर फ़िल्म वैसे फिट हो गई आपकी, तो वो ले लेंगे, ऐसा कोई ये प्रॉब्लम नहीं। ये जो फ़िल्म फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, अवार्ड शो होते हैं, ये किसी भी फ़िल्म इंडस्ट्री में कितने उपयोगी हैं? अवार्ड्स अभी मतलब जितना पहले होता था उतना तो नहीं है अभी आई थिंक, बट हाँ, एक कोई आपके काम को पहचाने और उसको आपको अवार्ड दे तो अच्छा तो लगता है। अंत में मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि जो नए बच्चे ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं और फ़िल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, कि सिर्फ़ एक्टर या एक्ट्रेस ना बन के फ़िल्मी दुनिया में किस-किस क्षेत्र में स्कोप है और कैसे वो अपना करियर बना सकते हैं? बहुत स्कोप है अभी तो, वो कॉस्ट्यूम्स कर सकते हैं, आर्ट कर सकते हैं, कैमरा सीख सकते हैं, सिनेमैटोग्राफी सीख सकते हैं, वो वीएफएक्स सीख सकते हैं, डीआई सीख सकते हैं। अभी तो बहुत स्कोप है, मतलब हर जगह इतने सारी चीज़ें हैं। यू नो
टेक्निकल पार्ट ऑफ इट इज़ ऑल्सो लाइक कमिंग अप, जैसे ये डिज़ाइंस हो गए, पोस्टर डिज़ाइंस हो गए, या इवन जो टाइटलिंग होती है फिल्मों की, अभी वो भी इतने क्रिएटिव हो गए हैं। तो बहुत बहुत ही ज़्यादा स्कोप है हर डायरेक्शन में, आप जो आपका मन जहाँ है, मतलब वॉट एवर योर कॉलिंग इज़, सो इफ़ यू टेक दैट अप, वो आपको मिल जाएगा। दिशा, आपने इतना वक्त दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी दिशा झा, दीप्ति नवल और प्रकाश झा की इकलौती बेटी, और फिल्मी दुनिया में जिस तरीके से ये अपना कदम आगे बढ़ा रही हैं, उससे हमें यही लगता है कि आने वाले वक्त में दिशा अपने पिता और माताजी का नाम रोशन करेंगी, और जो इनकी सोच है नए बच्चों को साथ लेकर चलने की, नई टीम के साथ काम करने की, और जिस तरीके से बताया कि फिल्मी दुनिया में सिर्फ एक्टर एक्ट्रेस बनना ही एकमात्र टारगेट नहीं होना चाहिए, बहुत सारे टेक्निकल फील्ड्स हैं जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। तो दिशा का ये इंटरव्यू अपने आप में उन बच्चों के लिए बहुत मायने रखता है जो फिल्मी दुनिया में और OTT के लिए अपना कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं। फ़िलहाल मोहम्मद सलीम सभी को दीजिए इजाज़त, क्योंकि अगले एपिसोड में फिर हमारे साथ कोई और बड़ी शख्सियत मौजूद होगा। नमस्कार।